संविधान के भाग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संविधान के भाग, ये देखिए यहाँ पर संबंधित अनुबंध दिए गए हैं या कहें अनुच्छेद दिए गए। देखिए अगर हमने आपसे बात कहा था कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, या देखिए 22 भाग है ना, है नहीं। अब ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको नोट करते हुए या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसको बाद में आपको पीडीएफ में कल शेयर करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर देख पा रहे होगे ये कह रहा है कि भाग एक में क्या कहा गया है, जो संविधान का भाग 1 है उसमें कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। जो ये संघ और राज्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 1 से लेकर आपके 14 तक ये आर्टिकल को यहाँ पर दिया गया है, 4 तक ये दिया गया है, याद रखिएगा। 1 से लेकर 4 तक में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित चीजों को चर्चा की गई। आता है भाग 2 की अगर बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। जो नागरिकता के संबंध में जो उल्लेख किया गया, तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में उसमें जिक्र किया गया। और हम अगर बात करते हैं कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं मैंने कल भी आपको बताया था कि 12 से लेकर 35 तक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमने 12 से लेकर 35 तक की हमने बात करी। सर एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। है सर, इसमें फिर ये भाग 1 में अपनी यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगे? है हाँ, टेरिटरी की क्षेत्र सब आ जाते हैं, उसमें सभी चीजों का जिक्र किया गया है। हाँ, और जो नए राज्य इंक्लूड हो रहे हैं वो भी भाई इसी में बिल्कुल, आएंगे भाग सर? 1 से लेकर 4 तक में सभी में ही आएंगे, मगर इसमें क्या होगा, संशोधन होगा बेटा। संशोधन समझ रहे हो ना, संशोधन इसमें होता है, जी संशोधन के माध्यम से ये चीजें हो। हाँ, तो सर ये भी बता दीजिएगा ठीक, ना कि हम किसमें हम मतलब ना राज्य जिसमें का गठन हमारे हो जो रहा है संशोधन किसमें? आएंगे ना, हम संशोधन के टाइम पे उन चीजें इसलिए बता, चलो आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमने कहा, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, हमने कहा कि भाग 3 में जो अभी इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि संघ और राज्य और उसके क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें संघ की बात करेंगे, जो पूरा देश की बात करेंगे, उसके जो संसदीय जो कहेगा केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और राज्य आते हैं, उनकी सीमाएं और ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाता है। अगर कोई राज्य को गठन करना है या उसको हटाना है, मान लीजिए कोई राज्य को अगर हम कहते हैं कि उसको राज्य नहीं बनाना चाहिए, राज्य गलती से बना दिया, उसको हटा देना चाहिए, तो ये इसी के अंतर्गत आए। नए राज्य का निर्माण किया जाना है तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। मगर इनमें जो 1 से लेकर 4 तक है तो इसमें आ जाएगा, जैसे एक का संशोधन आ जाएगा 12, 1 का 12। अब मानव इस जो उसका जो बेसिकली याद रखे ना, जितने भी मूल संविधान का जो ढांचा है ना, ढांचे में कभी भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है। मान लीजिए जो आपका आर्टिकल 1 है, 1 में तुम संशोधन नहीं कर सकते हो। इसका आर्टिकल 1, जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 का क, मान लो आर्टिकल तो 1 रहा और उसमें हमने जो संशोधन किया क कर दिया। अगर हमें दूसरा संशोधन करना है 1 का ख, ये दूसरा संशोधन हो गया। इसी प्रकार से मगर जो हमारा जो मूल स्तंभ है, मूल स्तंभों को कभी नहीं छेड़ा जा सकता है। याद रखिएगा, हमने जब कहा था कि आपके मौलिक अधिकारों की जब हमने चर्चा करी थी 12 से लेकर 35 तक की हमने जो बात करी, तो यहाँ पर देखिए ये 12 से 35 ये है कि देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार है, भारत के जो संविधान में हमें जो 6 मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। 12 से लेकर 35 तक के हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन इसमें किया गया है। अब कौन सा है, देखिए समानता का अधिकार का जो जिक्र किया गया है 14 से लेकर 18 तक का हमने यहाँ पर जिक्र करेंगे। 14 से लेकर 18 तक होता है। और स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है जो आपके 23 से लेकर 24 तक होता है। धर्म की स्वतंत्रता की जो हम बात करते हैं तो 25 से लेकर 28 तक के बीच में दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संस्कृत और उससे संबंधित जो अधिकार जो दिए गए, हमारे जो शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 और औपचारिक जो उपचार है वो 32 और सामने एक जो शब्द हटा दिया गया था वो संपत्ति के अधिकार को उससे पृथक कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा, ये देखिए अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने कहा कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक का है। अब यहाँ पर देखिए बेटा मूल ढांचा ये है, आज जो ये आपका देख पा रहे हो मूल ढांचा क्या है, भाग 4 का। इसमें भाग 4 के उसमें जो संशोधन किया भाग 4 क बन गया। याद समझ में आ रहा है ना, हमने भाग
4 तो ऐसे ही रहा, मगर भाग 4 में हमने संशोधन करके भाग 4 क ये हो गया। हमने भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया है, जो 36 से लेकर 51 तक के इसमें वर्णन मिलता है, और इसी में हमने कहा मौलिक कर्तव्य को जो ऐड करा, मौलिक कर्तव्य को हमने जो ऐड करा था इसमें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो ये था, तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 क में मौलिक तत्वों को, मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया, जो 51 क। हमने कहा कि 51 में हमने संशोधन नहीं करा, 51 क हो गया। ये जो संशोधन हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब इसको किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने कहा कि ये जो नए जो ये जोड़े गए थे, तो इसको याद रखिएगा, हमने ये चीज इसमें जोड़ दी। और देखिए भाग 5 की अगर हम बात करें, भाग 5 में जो दिया गया है संघ की ये बात करता है, संघ की बात करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपके 52 से लेके 151 तक का दिया है। ये इतना समझ में भारत के संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करें, ये अनुच्छेद यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ये सारे अनुच्छेद दिए हैं। तो इस अनुच्छेद को अभी मैं आपसे जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, तो यही वो अनुच्छेदों के बारे में है। जैसे आपने कहा ना बेटा, देखिए हमने कहा कि जो भाग 1 है, भाग 1 में हमने कहा अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अब आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, अब आपके कहने पे ही मैं ये चीज़ें फिर से ये कर रहा हूँ। देखिए संविधान के जो हमने भागों की बात करी, भाग 1 जो संघ और राज्य का जो क्षेत्र होता है, भाग 1 से लेकर 4 तक था, यही था ना? आवाज आ रही? यही था ना? अब देखो बेटा, इसको थोड़ा डीप में और लेके चल रहा हूँ। ये था भाग 1 में था राज्य और संघ का, ये बात ये अनुच्छेद 1 में दिया गया बेटा, यहाँ याद रखना, अनुच्छेद 1 में जो दिया गया है, आपको यहाँ पर संघ और उसके राज्य का क्षेत्र कैसा होगा याद रखना। अब मैंने 1 से लेकर 4 तक कहा, तो आपको उसके अंतर्गत क्या था 1 से लेकर 4 तक, ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ले आया आपके सामने। हमने कहा कि अनुच्छेद 1 में जो 1 में दिया गया है संघ और राज्य के इसके क्षेत्र कैसे हो गया। फिर आर्टिकल 2 में दिया गया है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। आपका ये क्लियर हो गया बेटा? बताइए। हाँ ठीक है, सर। अब देखिए अब आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है। अब आर्टिकल 3 में कहता है कि राज्यों की सीमा और उनके नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया जाए। अब हमने कहा उत्तराखंड का नाम पहले आपका था उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड रख दिया, तो ये जो किसके अंतर्गत किया गया था, ये जो आर्टिकल था आपके 3 था, 3 के अंतर्गत ही ये चीज संभव हो पाई। जो हमारे जो राज्य की सीमाएं हैं, मान लीजिए हमारी राज्य की सीमाएं किसी से जुड़ती है तो हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, राज्य का नाम भी हम चेंज करते हैं। ये जो प्रावधान जो दिया गया है, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, अगर हम बात करें तो 4 में क्या दिया, पहली और चौथी अनुसूची। पहली देखिए, पहला एक ये जो है पहला और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए हमें जो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन ही ये इसको करना होगा। जो हमारा आर्टिकल 2 है और 3 के अंतर्गत ही हमें इनको ये चीजें हम कर पाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि जो मैं पूर्व में जो समझा रहा हूं उससे यहाँ पर अभी तुम्हें बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने कहा सर अनुसूचियां बता दें क्या, सर अनुसूचियां कितनी? अभी हम बता रहे हैं बेटा, ये भी सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि अब हम पहले वाला आपका क्लियर हो गया, भाग 1 क्लियर हो गया ना। अब भाग 2 के बारे में बात करें। भाग 2 जिसे हमने नागरिकता के बारे में बात करी, जो आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक का था। यहाँ पर देखिए ये जो भाग 2 है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो आर्टिकल जो ये है अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में हमने इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो 11 तक की जब हम बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया याद रखो। हमने तो आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कह दिया कि भाग 2 में नागरिकता दी है अनुच्छेद 5 से लेके 11। अब ये भी तो पता होना चाहिए 6 में क्या दिया है, 7 में दिया है, क्या 8 में दिया गया। तो इसीलिए ये आपके सामने देखिए भाग 2 जब हम बात करते हैं नागरिकता की और 5 से लेके 11, पहला अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। भारत की जो संविधान है, संविधान की जो शुरुआती उसमें के नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 6 है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चल रहा है। इसमें कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता
के बारे में चर्चा करी है। जो भी पाकिस्तान से अगर कोई बंदा भारत आता है उसके आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कभी क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है तो प्रवक्ता में पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध किस आर्टिकल में दिया गया। आप कहोगे ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ये तो आपके सिलेबस में दिया है, तो ये आर्टिकल 6 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहते हैं अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान। अब यहां पर आपको कंफ्यूज हो सकते हो, अब यहां पर क्या करूं, अब भारत से पाकिस्तान जो आया होगा, पाकिस्तान से भारत जो आया होगा, तो ये होना चाहिए। अब जब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति 6 में रखे गए और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का जो प्रावधान जो रखा गया है वो आर्टिकल 7 में रखा गया है। अब देखिए 8वें नंबर का, सर हाँ बोलिए। सर इसमें आपने जो आर्टिकल 6 है उसमें बोला है कि पाकिस्तान से भारत आने पर उनकी नागरिकता, तो सर ये क्या विदेश से आने वाले के लिए भी? अभी सिर्फ हमारा जिसको अभी देखा हमें विदेशों के अभी हम अलग बात करेंगे। अभी सिर्फ आपका जो अभी हमने सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बात करें तो इसमें बस इतना ही समझो कि जो भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करें तो उसका जिक्र इसमें किया गया, ठीक है। जो अब धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपके सामने रखता जाऊंगा, ठीक है। अभी तो हमारे शुरुआती 8वां अनुसूची चल रही है, जबकि 395 आर्टिकल हैं इसमें, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितने आर्टिकलों को चर्चा करनी है। तो 395 आर्टिकलों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये 395 आर्टिकल है, नहीं है? है अभी कौन सा आर्टिकल पे बात कर रहे हैं हम? बताइए कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं अभी? सर भाग 2 और हाँ आर्टिकल कौन सा था? 7 सर। बेटा आर्टिकल 7 हमने बात कर ली है। अब हम करेंगे 8वें आर्टिकल की बात करें। 8वां आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जितने भी भारत में रह रहे हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी रह रहा हो, तो उसके नागरिकता का प्रावधान 8वें अनुसूची में किया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए समस्त भारतीयों के नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसका उल्लेख मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 8 में उसका उल्लेख मिलता है। और देखिए जो आर्टिकल 9 में नागरिकता समाप्ति के बारे में, अगर मैं कहूं कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, मान लीजिए आप इस देश को हो नहीं, अगर आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाए, मान लीजिए संविधान द्वारा जो आपको चीजें प्रदत्त किए गए उसमें से मैं अगर आपकी नागरिकता छीन दूं तो फिर आप भारत के हो गए नहीं, एक तरीके से भगौड़े कहा जा सकता है। आप इस देश के, आपका कोई मतलब ही नहीं इस देश से, तो आपको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाती है? आपकी नागरिकता समाप्त। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये फलाने राज्य की हूँ, मैं भारत की हूँ, ये नहीं कह सकते। तो फिर आप भारत के कहीं किसी भी राज्य, किसी भी गाँव के हो ही नहीं सकते जब आपकी नागरिकता छीन जाती है। तो नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया? क्वेश्चन बनता है, तो आपके 9 में दिया गया। अब आर्टिकल 10 में क्या दिया गया बेटा, इसको देखिए। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अब आपके जो नागरिकता है, आपको वो नागरिकता का जो अधिकार है ना, जो हमारा जो अधिकार है वो बरकरार रहे, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो आपकी नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो नागरिकता जो बरकरार रहनी चाहिए वो आपके 10वीं नागरिकता के अधिकार को ये बरकरार रखने की यहाँ पर बात कहता है कि आर्टिकल आपका जो 9-10 है वो। अब 11वें आर्टिकल में क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन ये का प्रावधान करना। अब जो संसद द्वारा क्या किया गया है, जो आपका ये जो नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उस अधिकार के बारे में ये बात कर रहा है कि किस प्रकार से कानून के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये तमाम चीजों का इसमें जिक्र किया जाता है। अर्थात कहता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि अर्थात
ये नागरिकों को लेकर सारी शक्तियां संसद के पास होती हैं। देखिए, नागरिकता से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमने विजय माल्या को भगोड़ा किसने घोषित करा, बताओ, बताइए। विजय माल्या को भगोड़ा जो घोषित किया गया था, किसके द्वारा घोषित किया गया था? आपके द्वारा या मेरे द्वारा या किसी मेरे गांव के या किसी समाज के किसी सदस्य द्वारा? किसने किया था, बोलिए। सर संसद बिल्कुल द्वारा। सही। ये अब जो भगोड़ा घोषित किया जाता है वो संसद द्वारा ही उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो नागरिकता से लेकर जितनी भी शक्तियां होती हैं वो संसद के पास ये सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, अब तीसरे भाग के हम बारे में बात करेंगे। जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग कहता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात करता है। मैंने अभी आपको मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा करी थी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं, यह कहता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के हमने क्या करें, मौलिक अधिकारों के हमने बारे में चर्चा करी है। ठीक, अब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें पहला जो है अनुच्छेद 12 है, ये कहता है राज्य की परिभाषा देती है यहाँ पर कि किस राज्य से हैं, क्या है, कि वो तमाम चीजें ये राज्य की परिभाषा गढ़ती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत निधन करी गई है, उसको रखा गया है, उसका उपबंध रखा गया, तो अनुच्छेद 12 में। और 13वें वाले अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां, कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, ये प्रावधान जो रखा गया है कि भैया कौन सा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, इन शक्तियों को निहित होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि देखिए एक समानता का अधिकार जो था आर्टिकल 14 से लेकर क्या है 18। अभी हमने यहाँ पर एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा। हमने यहाँ पर कहा कि अब देखिए मौलिक अधिकार की जब हमने बारे में कहा तो 12 से लेके 35 तक के बीच में है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार क्या है, 12 से लेके 35 तक के बीच में है, ये याद देखिए। अब ये कहता है कि 35 तक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार जो दिया गया है, बेसिकली समानता का अधिकार की हम बारे में बात करें, समानता का अधिकार जो दिया गया है वो आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ये बिंदु को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो राज्य के बारे में बात करता है, ये मौलिक अधिकारों का नियंत्रण किस पे होना चाहिए, इन दोनों आर्टिकलों को अगर हम छोड़ दें तो स्टार्ट होता है जो हमारा जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य में होता है। पहला जो 14 वाला जो आर्टिकल है कहता है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के नजरों में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होगी, कोई मुख्यमंत्री है, कोई ये है, कोई वो है, वो नहीं होगा, व्यक्ति विशेष उसके नजरों में सभी एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि यहाँ पर धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म हो गया, स्थान हो गया आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मौलिक अधिकार के बारे में होगा जिसमें समानता का अधिकार। समानता कब होता है, जब आपको आपके धर्म से ना जाना जाए, जब आपकी जाति से ना जाने जाए, लड़का हो लड़की हो, या फिर आपके ट्रांसजेंडर हो, या फिर आपने किस क्षेत्र में आपने जन्म लिया, कौन से स्थान में जन्म लिया, ये मैटर नहीं करता है। समानता का जब हम बात करते हैं इसमें ना रूप देखा जाता है, ना रंग देखा जाता है, ना मजहब देखा जाता है। ये सारा कुछ जो वर्णित है ये आपके 15 वाला अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। समझ में आ रहा है, 15 वाला अनुच्छेद में इसका जिक्र है। अब हम बात करेंगे 16वें वाले आर्टिकल में क्या दिया गया है। यह कहता है लोग नियोजन के अवसरों में भी सभी को समानता। अब जो भी चीजें समाज में होंगी, चाहे वो आप मैं कहूँ ये चुनाव लड़ने की बात करूँ, या कहीं पर आप उच्च पदों में बैठने की बात करें, या फिर समाज में नियोजन में आपको एक मुख्य धारा में लाने की अगर बात करें, तो वहाँ पर सभी को अवसर समान दी जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये देखिए 17 नंबर वाला जो है, जो आप लोग अगर मैं कहूँ बहुत से लोग इसमें जितने भी आप लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी लोग देख रहे होंगे, तो आप कभी कभी आप जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, आप इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हो। इस चीज का 17 वाले का उल्लंघन आपने अपनी जिंदगी में बहुत दफे किया होगा। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत यहाँ पर होना चाहिए, मगर आप
इसको नहीं मानते हो। कभी कभी यार वो उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, उसका पानी नहीं पीना चाहिए, अरे उसके साथ मत मत बैठो, ये आप लोग अपने जीवन में करते हो, तो इस चीज का उल्लंघन आप ये करते हो। तो ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत जो किया जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो ये 17 वाला जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत किया। अब आर्टिकल 19 है ना 18 है, ये कहता है कि उपलब्धियों का अंत, कि उपलब्धि की किसी का कोई उपलब्धि है उसका कोई अंत नहीं, अंत भैया ये नहीं कि भैया अंत किसी का कोई है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका अंत हो जाना चाहिए, तो ये इसका जिक्र कहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो है आपका जो अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, आर्टिकल जो ये 19 से लेकर 20 के मध्य में जो जिक्र किया गया है, वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेगी। ये कहता है 1900 वाला जो आर्टिकल कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। अगर मान लीजिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हो, किसी आपको अगर लगता है कि आपका विद्यालय में अगर कहीं पर कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, आपके कॉलेज में है, आप उसका विरोध कर सकते हो। अगर आप वो सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है या वो गलत पढ़ा रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हो। ये जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार किसने दिया है? आपको 19 से लेकर 22 वाला जो आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आपको स्वतंत्र रखा गया है। तो इस अधिकार के बलबूते आप क्या कर सकते हो? अपनी चीजों को समझ सकते हो। और ये बोलने की अभिव्यक्ति आप स्वतंत्र रूप से आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ जा सकते हो। आज आपको नौकरी की जरूरत है, आप कहते हो कि सरकार नौकरियां नहीं ला रही, भ्रष्टाचार कर रही है, धामी सरकार इस प्रकार से तमाम चीजें कर रही है, समय पर नौकरियां नहीं निकाल ली है, विज्ञापन नहीं। ये जो अधिकार कौन दे रहा है? ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका जो अधिकार दे रहा है, ये आर्टिकल 19 देता है, बोलने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देती है। और देखिए जो अनुच्छेद 20 है ना, वो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में भी संरक्षण ये कहता है। अगर अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर देखिए किसी को अपराध कर देता है, मान लीजिए आपने अभी कोलकाता की घटना देखी होगी, तो उसमें जो आरोपी था, जब उसको आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसका संरक्षण भी करती है। ये नहीं कि उसने वो चीज़ें वो घटना गर्म कर दिया, उसको जनता के हाथ उसको भेज दिया जाए, उसको मार पीट के उसको खत्म कर दिया जाएगा, ये नहीं। कानून है उस, अगर मान लीजिए उसने कोई घटना किया तो उसको पुलिस क्या करती है? अपने रिमांड में रहती है, उसको जेल में डाली जाती है, फिर कोर्ट के समक्ष से पहले जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता है, फिर उसके आपके उच्च हाईकोर्ट में उसको पेश किया जाता है, फिर उच्च न्यायालय में उसको पेश किया जाता है, और उसको जेल में कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है। कहीं उसको उसके भी अधिकार है, उनके अधिकारों को भी हनन नहीं कर, फिर लास्ट में जो भी सजा है उसको मृत्युदंड देना है, फांसी देने, कोई भी एक्सवाइजेड किया जा सकता है। बेसिकली उसका भी जब अगर दोष सिद्ध होता है उसका भी संरक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 21 कहता है, 21 में भी संशोधन हुआ है बेटा, याद रखिएगा। प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, ये दिया गया। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपकी जो प्राणों की स्वतंत्रता, आप अगर आपको अधिकार नहीं होता आपको सुसाइड करने का, तो अगर मान लीजिए आप अगर कभी क्वेश्चन मान लीजिए कि किसी से ये कहा जाता है कि आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं, अगर आपने सुसाइड किया तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आप कभी सुसाइड ही नहीं करोगे। तो सुसाइड का भी कहीं ना कहीं अधिकार ये दिया हुआ है। आप कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कहता है कि देह त्यागता है। आपने देखा बड़े कुछ संत लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देह को त्याग देता हूँ, मैं अपने प्राण ले लेता हूँ। जो कभी कोई कहते हैं ना कि राष्ट्रपति को लेटर भेजते हैं कि मुझे परमिशन दीजिए मैं अपना देह का त्याग कर सकूं, जो ये जो कहा जाता है, ये आर्टिकल 21 में उसका जिक्र होता है। जीने का अधिकार दिया जाता है। जो जीने का अधिकार है ना, चाहे मृत्यु का अधिकार, प्राण त्यागने का अधिकार हो, ये देह त्यागने का, स्वतंत्रता का अधिकार है, और जीने का जो अधिकार दिया जाता है वो आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया जाए। अब 21 में भी एक संशोधन हुआ है। आर्टिकल 21 में एक संशोधन हुआ है, देखिए 21 अनुच्छेद ए करके है ये। इसमें क्या है कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो जो 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था, अगर आपको याद होगा 86 वाला जो संविधान संशोधन, मुझे नहीं लगता है किसी को याद होगा, तो उस 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था, संशोधन किया गया था। तो उसके आधार पर हमें क्या दिया गया था? ये सर्व शिक्षा जो हम कहते हैं इसका अधिकार। देखिए इसमें मुझे बता सकते हैं जो शिक्षा का अधिकार कौन सा था, मुझे बता सकते हैं? आरती कोई बताएगा मेरे को?
क्या था? शिक्षा का अधिकार की जब हम बात करें क्या था? आपने पढ़ा था, एलटी का पेपर दिया होगा, पढ़ा होगा। जो 86 वाले जो संशोधन हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था, मुझे बता सकती हैं? मेरी आवाज यदि आ रही है तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। हेलो, आवाज आ रही है? संविधान संशोधन नहीं है 2002 में। 2002 आ रही है सर, आवाज आ रही में, है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने पढ़ा है। ये जो 86 वाला जो संविधान संशोधन था 2002 में हुआ था, और इसमें जो हमने कहा था कि माइक ऑफ करो, इसमें कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा और साथ ही मौलिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी गई। और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता जो दी गई थी, आपके जो 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें मौलिक अधिकार देने की इसमें व्यवस्था भी की गई थी। आपको मैं बता दूं, जब मैंने कहा कि जो आर्टिकल 21A आप देख पा रहे होगे, इसमें जो संशोधन किया गया, इसमें जो शामिल किया गया था, इसमें शामिल किया गया था, इसमें इसके अंतर्गत जो चीज़ें इसमें संशोधित की गई थी, आपको मैं बता दूं, जो आर्टिकल 51 क था, 51 क और 51 क और अनुच्छेद 45 की हम आगे चर्चा करेंगे, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो किया गया था 51 क और अनुच्छेद 45 को भी संशोधन करके इसमें रखा गया था। और आपको मैं बता दूं, जब हम आगे पढ़ेंगे 51A आता है, उसमें हमने 11वां कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 22 आता है, कुछ दिशा में गिरफ्तारी का संरक्षण। देखिए कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए मान लीजिए आपको अगर पुलिस किसी चीज़ से अगर अरेस्ट कर लेती तो उसमें भी आपको संरक्षण दिया जा सकता है। तो ये आपकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। आपको ऐसे ही पुलिस उठा के नहीं ले जा सकती है, आपके जो अधिकार है उनका अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, तो उसमें भी आपको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, आपकी सुरक्षा की जाए। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था आपके 23 से लेकर 24 तक के ये था, और ये जो दिया गया मूल अधिकारों में ही ये दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक के हैं, जो 23 वाला जो आर्टिकल में क्या दिया, मानव के साथ दुर्व्यवहार और क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। ये कहता है कि भैया मानव के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मानव है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उसके साथ किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, दुर्व्यवहार हमसे नहीं किया जाना चाहिए, उसको साथ ही नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो बाल श्रम है उस पर भी क्या है, प्रतिबंध है। अगर छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, ये काम कराया जाता है, 14 साल की जो से कम उम्र के जो अगर बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको काम कराया जाता है। उसमें भी यहाँ पर ये कह रहा है कि उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें शोषण ना हो किसी भी प्रकार का। और आर्टिकल 24 है, कारखानों आदि भारी काम में क्या होता है, जो कारखाने होते हैं, चाहे वो अगर आप दुकान में भी अगर किसी 14 साल के अगर बच्चे नीचे अगर कोई बच्चा को देख रहे हो कहीं पर रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से छुड़ा सकते हैं, या कहें उसका भी शिकायत आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो दिए है उसके विरुद्ध है। तो उसको वहाँ पर से आपने देखा होगा कारखानों से बहुत भारी संख्या में बच्चों को भी छुड़ाया जाता है कभी कभी, तो उसके मालिकों पे भी कार्रवाई की जाती है। तो वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत किया जाता है। तो कारखानों और भारी काम में 14 साल से भी कम उम्र के बच्चों को लगाना प्रतिबंध है। अगर कोई लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा जो अगला जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो आपका दिया गया है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 35 तक के बीच का है। जो ये देख पा रहे होगे आप आर्टिकल 25 है, ये अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान। अंतःकरण मतलब आप अपने हृदय से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पल के लिए मुझे ईसाई धर्म अपनाना है, मुझे क्रिश्चियन धर्म अपनाना है, मुझे कोई भी जो संसार में जो धर्म व्याप्त है, अगर मुझे वो धर्म को अगर मानना है, अगर उसका प्रचार प्रसार करना है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है।
कोई भी उसमें मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है कि तूने इस धर्म को क्यों अपनाया। तो ये जो स्वतंत्रता दी जाती है हमें, वो आर्टिकल 25 हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो आप किसी भी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। आप जैसे जुलूस निकालते हो, मान लीजिए आप गणेश यात्रा निकालते हो या दुर्गा पूजा के अभी नवरात्रियां लगेंगे, लगती है ना। आप अभी देखो कुछ समय बाद नवरात्रियां लगेंगी तो आप देखो चारों तरफ पंडाल ही पंडाल नजर आते हैं। सब लोग जुटे हैं भैया पंडालों में, उसकी मूर्तियां बनाने में लगे हैं भैया, भजन कीर्तन हो रहा है। आप कोई बीमार हो रहा है तो उसके बगल में भी वो कीर्तन चल रहा है तो आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये धर्म के कार्यों का प्रतिबंध जो करता है तो उसका स्वतंत्रता प्रदान करता है। तुम कुछ भी करो, टेंट लगाओ, आप भंडारा कराओ, कुछ भी करो तो आपको स्वतंत्रता दी गई। अगर मान लीजिए कि संविधान ने इस चीज का नहीं दिया तो आप टेंट लगा सकते थे, कहीं पे पंडाल लगा सकते थे, बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। तो ये स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर आप अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, जिस बच्चे को भी अगर ये सारे आर्टिकल याद हो गए ना, अगर वो आर्टिकलों के बारे में, महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में अगर जानता है तो उसका समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो इतना ज्यादा ज्ञानी होगा कि वो हर किसी से पंगे ले सकता है, वो हर चीज के बारे में बता सकता है, कहाँ पर वो समाज में अपना एक कदम उठा सकता है। बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप पीने का मतलब क्या है, शिक्षा को ग्रहण करके आप अगर इन चीजें सीख गए तो आप बोलना सीख जाओगे। दहाड़ने का मतलब है कि आप वो चीजें समझ को आपने जो सामने वाला बंदा है अगर आपसे फालतू बातें कर रहे हो, आप तर्क वाले जो बातें करोगे, जो आपने जो चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो, अगर वो चीज उसके सामने रख दो, उसकी बोलती 2 पल के लिए बंद हो जाएगी। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। तो इसमें टैक्स है, या कहें जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, धार्मिक विशिष्ट धर्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं केदारनाथ हो गया, तिरुपति बालाजी हो गए, बड़े बड़े जो ट्रस्टीज होते हैं उनमें टैक्स संबंधी ये स्वतंत्रता संबंधी ये भी प्रावधान दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की बात करें। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये है। अगर क्या आपको ये लगता है, मुझे कोई ये बताएगा क्या आज की तिथि में जो आर्टिकल 28 है इसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे पहले बताइए, हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ या ना बताओ। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? तो ये बताओ, मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन करा था इसके बारे में बताओ। प्रिया जी अगर आपकी आवाज आ रही तो बताओ, ये बताओ। मैंने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह आर्टिकल 28 कहता है, और धर्म विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ये बताइए ये क्या है? उल्लंघन तो होता है, इसका मतलब पूरी तरीके से ना होकर कुछ अंश में तो होता है। आज अगर देखा जाए जो आर्टिकल 28 है उसके खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर देखने वाला कोई नहीं हमारा। तो इसमें अगर देखे जाए जितने भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, अगर आप कक्षा 5-6 की किताब उठाओगे, ठीक है, आप उठाना कभी, आपके अगर बच्चे जाते हैं कक्षा 6 की किताब उठाओ, तो उस कक्षा 6 की किताब जो हिंदी की क्या पढ़ाई जानी चाहिए, हमें सुमिता नंद पढ़ाना चाहिए, हमें महादेवी वर्मा पढ़ाना, जयशंकर प्रसाद पढ़ाना चाहिए, निराला जी को पढ़ाना चाहिए, हमें जो ये आपके जो बच्चन हैं उनको पढ़ाना चाहिए, जो हमारे कवि हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे साहित्य को पढ़ाना चाहिए। आज हमारे कक्षा 6 में जो किताबें संचालित की जा रही हैं वो क्या चलाई गई हैं? महाभारत, रामायण, ये किताबों को कक्षा 6 में सरकारी स्कूलों में चलाई है। अब मान लीजिए ये क्यों कहा गया सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। अगर मान लीजिए मैं हूं आपका
क्रिश्चियन धर्म का और आप हो मुस्लिम धर्म के, कोई उसमें जैन का होगा, कोई बौद्ध होगा और कोई हिंदू है। हिंदू के लिए तो ठीक है, वो पढ़ रहा है। अब मान लीजिए जो मुस्लिम है, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनको क्यों जबरदस्ती आप महाभारत पढ़ा रहे हो, क्यों जबरदस्ती उसको रामायण पढ़ा रहे हो? तो ये गलत है, नहीं है? अगर आप कोई मेरी बात गलत लग रही हो तो कक्षा 6 की किताब तुम्हारे अगल बगल कोई बैठा होगा, तो अगर कोई हो गया तो उसको उठा के देख लीजिए कक्षा 6 का सिलेबस क्या है। कक्षा 6 के सिलेबस में तो आपका रामायण और महाभारत ही तो है पढ़ा रहे हो। कक्षा 6 में आप रामायण पढ़ो, कक्षा 7 में महाभारत पढ़ा रहे हो। तो ये उल्लंघन किया जाता है। और क्या कहा जाता है, जैसे सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। अब मान लीजिए कुछ ऐसे पीयर होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है, कहीं हनुमान चालीसा का वो पाठ किया जाए। अब यहाँ पर जो मुस्लिम बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसके हृदय मन में आप क्या वो चीज़ें दे रहे हो, हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? तो आर्टिकल 28 का बहुत अधिक मात्रा में उल्लंघन हो रहा है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार जो मैंने आपको बोला था, संस्कृति, आपकी संस्कृति कैसे होनी चाहिए, आपकी शिक्षा संबंधी अधिकार की बात कर, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक का इसमें प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा और लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, तो उन लोगों को, उन वर्गों को उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को भी संरक्षण करने का अधिकार है। और साथ ही आप देख पा रहे हो आर्टिकल 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में संचालित करने का अधिकार है। जैसे अल्पसंख्यक जो हम कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इन वर्गों को जैसे उनके कुरान है या बाइबल है, नहीं कुरान और उनके आयात हैं, तो ये उनके जो मदरसे हैं, ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। शैक्षणिक संस्थान कौन सा? जो उनके मदरसे चलते हैं, तो उनको संचालित करने का अधिकार दिया गया। अगर संविधान में ये आर्टिकल 30 नहीं दिया होता, क्या कोई भी सरकार, ये बताओ मुसलमानों को, क्या वो आपके जो मदरसे चलाने का, मदरसे चला पाते या नहीं चला पाते? बताओ, बताइए। नहीं चला पाते। हाँ, तो बेसिकली आप देखो यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं चला रहे थे। आज जिस प्रकार से हमने भारत में 20 और 80 का जो हमने ये जहर जैसा घोल रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों को देखे हम कहीं ना कहीं नफरत हमारे अंदर भर दी जाती है। तो ये चीज़ें अगर इनको सरकार क्या करती है, संविधान में ऐसे प्रावधान है कि जो ये शैक्षणिक संस्थान है जिसे हम मदरसे कहते हैं, इसको सरकार भी फंडिंग करती है, सरकार को भी उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ये आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत जो बाबा साहब दे गए ना, तो इसके बलबूते वो किया गया है। इन वर्गों को भी कहीं ना कहीं इनमें इनको शिक्षा के अधिकार से भी उनकी लिपि, अगर होता कि भारत में अगर इनकी लिपि का संरक्षण ये नहीं किया जाता, तो इनकी भाषा से, तो यहाँ पर कहीं पर ही आप जगह जगह पे मुस्लिमों की जो उर्दू में लिखी हुई बातें भी आपको देखने को नहीं मिलती। रेलवे स्टेशन में उर्दू में भी लिखे रहते हैं, तो वो भी नहीं देखने को मिलता। तो ये इसी के बलबूते है, याद रखिएगा, किससे? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक के बारे में चर्चा करती है। अब देखिए जो अगला है, अंतिम वाला, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये कहता है कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की हम बात करें, आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक की इसमें हम चर्चा करते हैं। इसमें कहता है कि 32 वाला ये क्या कहता है, रीट, यहाँ पर ये रीट है, रीट का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया है। ये जो रीट कहा गया है, जो 32वां जो अनुच्छेद है, 32वें अनुच्छेद को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन, प्रावधान जो दिया गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आपको जो रीट जो लिखा है 32वां जो आर्टिकल है, इसको कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, हाँ जी, 31 जो 31 जो था ना बच्चा, आपको आपने संपत्ति का अधिकार सुना था,
जी सर। वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसको ये है। अब यहाँ पर देखो, ये कहता है, सर रिट क्या है? ये रीट जब हम कोई चीजें दायर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उससे संबंधित क्या कहते हैं, याचिका या फिर उससे संबंधित दायर सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं अपनी अधिकारों का संरक्षण के लिए। समझ में आ गया? जी सर। चलिए, तो आगे बढ़े। आगे देख पा रहे होगे, कहता है कि 33वां आर्टिकल कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में सदन की शक्ति, मैंने उससे पूर्व में भी इसको चर्चा करी थी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनको कौन लागू करेगा, इसके लागू करने की जो शक्ति है वो आपके संसद के पास है। आपके मौलिक अधिकारों को लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, ये क्या कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी। अब देखिए आर्टिकल 34 की बात करते हो, तो सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिस समय सैन्य क्षेत्र, जहाँ पर कहीं सैन्य क्षेत्र होंगे या कानून के समय में मौलिक अधिकार के पर क्या है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पर ही जब आता है कि जब कहीं पर कर्फ्यू लग जाता है, यही लगता है ना, वहाँ पर सारे क्या होता है, आपके मौलिक अधिकार आपसे पृथक कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? होता है ना कि कर्फ्यू में क्या होता है, कहीं पर भी आर्मी को या पुलिस को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि आपको शूट कर सके, वो कोई ऐसे वो है तो आपको वहाँ पर गोली मार दी जाती है। ये कब किया जाता है? कुछ ऐसे समय होता है जिस समय ये सैन्य क्षेत्र होते हैं, कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध का मतलब आपको उससे छीन दिए जाते हैं, उसमें आपके मौलिक अधिकार, उसमें आपके मौलिक अधिकार नहीं। आप एक सिर्फ जो आपको संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार विहीन हो जाते हैं उस समय, क्योंकि ये मौलिक अधिकार किसने छीन लिए? सैन्य ने छीन लिए, सेना ने छीन लिया, और जो कानून के द्वारा जो है वो चीज़ें छीन जाए। आप कहते हैं ना कि जिसमें कहीं पर कर्फ्यू बड़े जो वो घटनाक्रम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सारे अधिकार छीन ले जाते हैं। वहाँ पर आर्मी कुछ भी कर सकती है, वहाँ पर आपको गोली मार दे, आपके अंदर आपके घर को आग लगा दे, कोई ये नहीं कह सकता है कि आप ये नहीं कह सकते हो मेरे अधिकारों को हनन कर दिया, ये कर दिया। नहीं भैया, तुम आग लगाती है, लगा दिया, बस वो पूरी आज़ादी दी जाती है, तो उसमें तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर कोई जैसे अगर हम बात करें अभी जैसे 370 हटा था, उससे पहले जिस प्रकार से तमाम चीज़ें होती थी अभी भी हो रही हैं, तो जब चाहे आर्मी जब चाहे किसी को भी उठा ले, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो वहाँ पर ये नहीं होता मेरे पे इसने ये कर दिया, आर्मी वाले ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं कह सकते हो, तो आपके उसमें अधिकार ही नहीं है। तो ये समझिए। अब यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का आर्टिकल है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से उपबंध में मौलिक अधिकार लागू करने का प्रावधान सम्मिलित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर लेक्चरर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 35वां जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित चीज़ों का जिक्र करता है। ये जो आपके मौलिक अधिकार है ये लागू करने का प्रावधान करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे सभी लोग। बताइए। जी सर। जी सर। समझ में आ रहा है या हाँ खाली हवा ही चल रहा है? सर समझ में देखिए आप मैडम ने कहा यहाँ मैडम के समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैडम ने कहा कि उस तरीके से समझाओ, तो फिर मैडम के कहने पे हमने ये लिया है। ठीक है ना। अब ये देखिए ये बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व पढ़ें 36 से लेके 52 तक हैं, बताओ। सर पढ़ाइए। ओके देखिए भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 52 तक का इसमें जिक्र किया गया। किसमें? आर्टिकल जो 32 ने 36 से लेकर 52 तक का जो जिक्र किया गया है वो किया गया आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किया गया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि
नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 52 हमने इसलिए कहा था, यहाँ पर आप कहोगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर तो 36 से लेकर 51 है सर। हम यहाँ पर मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है और जो 51 को लेकर जोड़ दिया है, तो इसलिए ये 52 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 52 तक। पहला है 36वां जो संशोधन है, नहीं संशोधन नहीं, आर्टिकल है, ये कहता है राज्य की परिभाषा। आपने राज्य की परिभाषा कहीं पर और भी देखा था, हाँ या ना? सर देखा कौन से है। आर्टिकल में दिखा, जल्दी बताइए। आर्टिकल सर भाग 3 में, सर भाग 3 में अनुच्छेद ये यहाँ पर देख पा रहे हो, ये नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक अधिकार दिए गए 12 से लेकर 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, अब थोड़ा इसको हम समझने की प्रयत्न करेंगे। ये कहता है कि हम जब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारे राज्य से नीति निर्देशक तत्व बनते हैं, तो 36 वाले में पूरी तरीके से राज्य की परिभाषा का वर्णन इसमें किया गया है। और 37वें वाले में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व जितने भी होंगे उसको न्यायालय में आप उसमें वाद दायर नहीं कर सकते हो, उस पर किसी भी प्रकार के न्यायालय में उसका अपील नहीं कर सकते हो। तो ये आपके 37वां वाला कहता है। 38वां क्या कहता है? 38वें वाले को देखिए, ये कहता है राज्य लोक कल्याण में बुद्धि की व्यवस्था करेगा। अब ये अब ऐसे लोगों की व्यवस्था करेगा जो बुद्धिमान हैं। लोक कल्याण के बारे में बात करता है, लोगों के कल्याण। राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के कल्याण के बारे में बुद्धि से अपनी क्या करके व्यवस्था करेगा, अपनी बुद्धि के माध्यम से क्या करेगा, रोज राज्य के जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के बारे में चर्चा करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो आर्टिकल 29 है, ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अब देखिए, अगर मान लीजिए 2 पल के लिए अभी आप लोग लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, लेक्चर में निकल जाते हो, मान लीजिए प्रिया जी को 30,000 रुपये मिल गए, आरती को 35,000 रुपये मिल गए, और फिर नौटियाल जी को उसमें 50,000 रुपये मिल गए, किसी अन्य को उसमें 60,000 मिल गए। तो ये समान आप कार्य तो शिक्षक का करिए, लेक्चरर के पद पे बैठे हो, दोनों को हर लोगों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, इसका मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को रोकने के लिए समान कार्य, एक जैसा कार्य कर रहे हो तो एक जैसा वेतन आपको दिया जाएगा। ये प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। मान लीजिए अगर आपको कहीं पर ही, मान लो जब कल के डेट में आप कार्यालय जब नियुक्त होते हो, मान लीजिए आपके तनख्वाह में कहीं पर ऊपर नीचे गड़बड़ हो रही है, मान लीजिए एक ही साथ 2 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, दोनों की तनख्वाह आनी चाहिए 50,000 रुपये, आपकी 500 रुपये कम आ रही हैं, तो उस समय जो आर्टिकल का जो उल्लंघन हो रहा है वो आपके 39 वाले के अधीन ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वहाँ पर 39 वाला जो आर्टिकल है उसमें कहता है कि समान कार्य होना चाहिए, समान वेतन का प्रावधान इसमें किया गया, और समान न्याय, कहीं पर भी सभी के लिए समान जैसा न्याय होना चाहिए। निःशुल्क जो विधि सहायता, जो भी सभी के लिए जो निःशुल्क है, मान लीजिए निःशुल्क विधि सहायता मतलब जैसे अभी कोरोना के टीके लगे थे सभी को निःशुल्क है, और ऐसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पर देखिए 40वें वाला कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान। ग्राम पंचायत जो होती हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है, मुझे बता सकते हो? ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है, जल्दी से बताइए। ग्राम पंचायत का सदस्य ये हाँ बोलो सर ग्राम प्रधान और ध्यान नहीं आ रहा। सर ग्राम प्रधान मेंबर और वार्ड मेंबर भी होते हैं और इसमें। और कौन होगा? और कौन होगा? ग्राम प्रधान हो गए, वार्ड मेंबर हो गए आपके, और बीडीसी का भी होता है इसमें, बीडीसी मेंबर होता है जो, हाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य। पंचायत सदस्य। और
सर इसमें पंच ग्रामों के जो प्रधान होते हैं उनको ग्राम पंचायत। बेटा सबसे पहली बात बता रहा हूं, मैंने कहा ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का सदस्य वो होता है जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली हो। माइक बंद करिए अपना। जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र, जिस बच्चे ने भी अगर कंप्लीट कर लिया, वो सारे बच्चे 18 साल से जितने भी ऊपर के हैं वो सारे ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। समझ में आ रहा है? ग्राम प्रधान ही नहीं होता है, ग्राम बीटीसी मेंबर भी नहीं होता, बीटीसी मेंबर ही नहीं होते हैं, और क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं, वार्ड मेंबर भी नहीं होते। सभी लोग ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत के सदस्य में हमने कुछ चीजें रख दी जाती है, जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान होना चाहिए, उसका अध्यक्ष होता है, उसका बीटीसी मेंबर होता है, उसके सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजों का गठन जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत। और आर्टिकल 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे बहुत गरीब होते हैं, या हम कहते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं या पिछड़े वर्ग होते हैं, उनको भी क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, और साथ ही लोक सहायता प्राप्त पाने का भी अधिकार है। अभी मान लो जब 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, 5 किलो नमक, 5 किलो ये जो सामान मिल रहा है, सभी को तो मिल रहा है, मिल ही रहा है ना, सभी को अधिकार। ये तो नहीं मिल रहा कि किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा है। तो ये लोक सहायता होती है जो सरकार द्वारा दी जा रही है। 80 करोड़ लोगों को आज की डेट में भी क्या दिया जा रहा है? ये अनाज दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आज भी भारत में गरीबी रेखा के नीचे भी आज कितने लोग जी रहे हैं? 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हमको क्या कहा जाता है कि भारत में गरीबी नहीं है। तो अगर जब गरीबी नहीं है तो 5 किलो राशन किसे दे रहे हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा उठता है। तो वही है ना, जो 5 किलो जो राशन ले रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो गरीब हमारे देश में अभी भी उतने ही है। हमारे देश में जब आज़ादी जब प्राप्त कर ली थी, उस समय जितने गरीब थे, गरीब रेखा के नीचे रहते थे, जितने गरीब उस समय नहीं थे, आज उससे भी दुगने गरीब आज हमारे समाज में मौजूद है। आज हम कहें हम 5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए। आज अगर हमने अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें कह रहा है कि जापान को पिछाड़ते हुए भारत तीसरी पोजीशन में अर्थव्यवस्था में AIC के ऊपर आ गया। भैया कहाँ से आगे हो? कौन से आंकड़े दे रहे हो? पहले तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि भैया अभी भी हम क्या हैं? अशिक्षित हैं, अभी भी हम नंगे पुंगे हैं, अभी भी हम भुखमरी के कगार में हम हैं। भुखमरी के कगार में इसलिए कि 80 करोड़ लोगों को आज भी भुखमरी के लाले पड़ रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो इस वजह से आज भी हम गरीब हैं, इसीलिए हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े नहीं उठ सकते। तो यही तमाम चीजें। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 42वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि न्याय संगत और मानव उचित दिशाओं तथा प्रतिपुष्टि ये सहायता का प्रावधान ये कहता है कि न्याय सभी के साथ संगत होना चाहिए, और मानव उचित दशाओं पर, जैसे कभी कोई भी उच्च दिशाओं की अगर हम बात करें, कहने का मतलब है इसमें मानव चाहे किसी भी दशा में हो, चाहे वो नीचे हो या निम्न हो या ऊपर हो या किसी में है, तो उसी को सभी को ये प्रसूति सहायता का प्रावधान उसमें दिया गया, सभी को सहायता प्रदान होगी। तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 43 वाला जो है ये कहता है कि मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। हम जैसे इसके अंतर्गत मुझे बता सकते हो 2014 के बाद मजदूरी और कुटीर उद्योग से रिलेटेड बहुत ढेर सारी योजनाएं आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़कर इसमें कहा था। कोई एक आध योजनाओं के बारे में मुझे बताओगे? कभी क्वेश्चन आ जाता है, बताओ कोई एक आध योजनाएं अगर आपके जहन में है। नरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नरेगा तो बहुत पहले की बेटा है, बहुत पहला है। नरेगा का तो खत्म ही कर दिया एक तरीके से, देख लीजिए। नरेगा कहीं पे सुनते हो आज? ये अभी बिटिया ने कहा कि कुछ कहा था। मनरेगा है, मनरेगा है? मनरेगा नहीं, अभी मनरेगा तो था ही, वो तो था। मेरे कहने का मतलब है आज मैंने कहा 2014 के बारे में बात करी, तो 2014 के बाद अभी हमारी बिटिया ने कुछ कहा था। एक वो हो गया, जैसे स्किल इंडिया लाए थे, मेक इन इंडिया लाए गए थे, ठीक है।
सर प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बात। डिजिटल इंडिया लाए थे, बहुत ढेर सारे ये कुटीर उद्योग थे। अब तुम ये चीज ला रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पर मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऊपर से आप जीएसटी लेके आते हो, तो वो कुटीर उद्योग कहाँ जिएंगे भैया। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है। तो बेसिकली इसको याद रखो, मेरी उस बात पे ज़्यादा ध्यान में मत रखो। 43 वाला जो आर्टिकल है, ये मजदूरी हो गया, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया ही जाता है। कोई भी छोटा कारोबार करता है या बड़ा करता है तो उसको भी क्या कहते हैं, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, मैंने छोटा सा पान का खोमचा खोल के रखा है या मैगी खोलने वाला, आज आप देख पा रहे हो। हाँ, आज कहीं पर ही आप चले जाओ घूमने के लिए तो सड़क के किनारे भुट्टा बेचने वाला मिल जाता है, मोमो लगाने वाला मिल जाता है, और आपको अंडे बेचने वाला मिल जाता है, और छोटे छोटे जो कैफे जैसे गाड़ी जैसे चलाते हैं आजकल, उसमें जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या है, आपका कुटीर उद्योग ही तो है, आपको ये एक उद्योग जैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे उद्योग की, मतलब पहाड़ी पिशोर लूण हो गया, अचार डालने वाला, पापड़ डालने वाला, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता यूजीसी लागू करने का प्रावधान। मुझे बताओ तो ये सबसे पहला राज्य कौन सा है, यूसीसी लागू करने वाला राज्य कौन सा था? सर उत्तराखंड। लागू हो गया? सर ये नहीं पता, पर लागू हुआ है उत्तराखंड तो में। ये शायद दिसंबर में लागू होने वाला है, मगर पहला राज्य है। तो आपको इससे पहले बता सर होगा हैं? अभी लागू। सर होगा अभी लागू। हाँ, तो उत्तराखंड बना है। इससे पहले जो यूसीसी जो लागू हुआ था, आपको बता दूं, ये जब जब ये डच जिसमें भारत आए थे, उस समय जो प्रांत हुआ करता था, मध्य ब्रिटिश प्रांत जो था गोवा, तो यहाँ पर भी यूजीसी लागू यहाँ पर हुआ था, समान नागरिक संहिता ये था, ये गोवा था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड वो राज्य बना है जहाँ से यूसीसी लागू अगर हो जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो उसके लागू होते हैं बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को भी सामना करना होगा। हम इस पे ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मार्मिक विषय है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू क्या हुआ था, इस पर हम एक अलग से एक दिन आपको इस पे टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्मिक विषय है। देखिए आर्टिकल 45 है, बच्चों के मुक्त और साथ ही अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो था, आपने अगर पढ़ा होगा, पहले क्या था, पहले 15% क्या था, व्यय जो करेगा राज्य करेगा, 85% जो व्यय करेगा वो करेगा आपके केंद्र सरकार करेगा। धीरे धीरे 75 में आया, फिर धीरे धीरे 50% में आया, फिर धीरे धीरे 35 में आ गया। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे 25 में आ गया। तो अब केंद्र सरकार की जो आर्थिक सहायता वो घट रही है और राज्य सरकार की बढ़ती जा रही है। तो याद रखिए। अब आता है आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्ग के शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों का प्रावधान, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या जनजाति को, तो उनकी शिक्षा से संबंधित अर्थों को संबंधित में उनके हितों के बारे में बात की गई है। और 47वां कहता है कि पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य। देखिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपके पोषक चीज़ें आपको मिल रही नहीं मिल रही, आपके जीवन स्तर में किस प्रकार से लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर सुचारू रूप में वो अपना कार्य करें, ये तमाम चीज़ें हैं। और देखिए उस टाइम पे जब ये संविधान गढ़ा गया था, देखिए पूरे संविधान सभा में जो आपके असेंबली है उसमें एक ऐसा व्यक्ति था बाबा साहब, जिसने ये आज भी चाहे कितने साल हो गए आपके 80 इतने हो गए, तो देखो आज भी उन्हीं के द्वारा जो बनाया गया संविधान है उन्हीं के अनुसार सारा देश चल रहा है। तो देखिए वो बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा, कितना ब्रिलियंट वो बंदा होगा, जिसको पढ़ने के लिए भी जो सवर्ण वर्ग रहा उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म ही उसको किया गया, उसका हमेशा शोषण ही किया गया। मगर उसने उसके पास तो इतना ज़्यादा, उसके पास इतनी बड़ी शक्ति थी, बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतने ज़्यादा कलम की इतनी पावर थी। वो चाहता सामान्य वर्ग को, जितने भी, अगर मैं कहूँ जितने भी जो अपने आप को स्वर्ण वर्ग कहते, तो उनको इस संविधान सभा में जो ये आर्टिकल है उसमें बहुत नीचे वो रख देता, और जो अपना जो समाज था उस समाज को बहुत ऊपर रख सकता था, उसको सुख सुविधाएं बहुत अधिक दे सकता था। उनके हाथ में उतनी पावर थी उस टाइम में। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सामान्य जो सवर्ण वर्ग थे उसने हमेशा उनका शोषण करा, ये करा। जब बाबा साहब के
पास कलम आई तो उन्होंने शोषण की बात नहीं की, उन्होंने इक्वलिटी की बात करी, उन्होंने सभी को एक साथ लेके चलने की बात की। मगर 300 सालों का इतिहास उठा के देखिए तो जितने भी स्वर्ण वर्ग रहा उन्होंने हमेशा, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जितने भी आदिवासी हो, उनके साथ हमेशा छल या कहें उनको हमेशा शिक्षा से वंचित ही रखने का। और एक ऐसा शख्स आया जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो स्वर्ण वर्ग को बहुत नीचे संविधान से इतनी ज़्यादा पृथक कर सकता था, जो आज वो कहीं होता ही नहीं अगर देखा जाए तो उसके बावजूद उस बंदे ने इक्वलिटी की बात करी। तो ये बहुत बड़ी मामूली बात है कि आज उसी के अनुसार ये सारा चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 48 वाला जो ये आर्टिकल है, इसमें कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान। बाबा साहब यहाँ तक कह गए थे कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, आने वाला समय कैसा होगा, विकट होगा, सबको दूरदर्शी टाइप के थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको कहा कि कृषि के क्षेत्र में पशुपालन संबंधी प्रावधान कैसे होने चाहिए। और अनुच्छेद जो 48A में एक संशोधन हुआ था, ठीक है, 48 में एक संशोधन हुआ था, 48 करके हुआ था, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। यहाँ तक कि इतने दूरदर्शी व्यक्ति को देख लीजिए जिसने यहाँ तक कि जीव जंतु सभी के बारे में उसने सोचा, और जो व्यक्ति जो समाज रहा, समाज ने उनको किस प्रकार से सोचा, ठीक है। तो ये आर्टिकल अगर बात करें तो ये 48 पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षणों की हम बात करते हैं। जो आर्टिकल 49 की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए जैसे कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना दिए गए, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया। अब महत्वपूर्ण स्थान जैसे मान लीजिए ताजमहल है, तो ताजमहल जो वस्तुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, वो तमाम चीज़ों की हमने कहा कि अजंता की जो धरोहर हैं उनको भी किस प्रकार। और देखिए 50वें अनुच्छेद में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस प्रकार से विभाजन होगा, उसके विभाजन की भी बारे में जो चर्चा करेगी है वो तमाम चीज़ों, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बात करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल आता है 51, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति हमारे कैसे, हमने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनके साथ हमारा कैसा समझौता होना चाहिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी, उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा की। तो याद रख लीजिए जो 395 अनुच्छेद जो बाबा साहब ने जो लिखे, 2 साल 11 माह 18 दिन का जो समय लगा, तो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, क्योंकि संविधान असेंबली में भारत में उस समय ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई पाखंड विद्वान था ही नहीं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मार्मिक विषय को हाथ लगा सकता है। एक ही शख्स रहा जिसके नेतृत्व में ये तमाम चीज़ें हुई, जिसने ये हर चीज़ की बारीकों को समझा, सोचा, समझ के ये आज ये संविधान है। आप जो 395 आर्टिकल है, इन 395 आर्टिकलों के अंतर्गत ही संशोधन हो जाए, मगर 395 जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे को आपके संसद भी पलट नहीं सकती। आप एक चीज़ याद रखिएगा, संसद के पास भी इतनी पावर नहीं दी गई है संविधान में कि ये उसके मूल ढांचे को, मान लीजिए 49 जो है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 49 वाला जो आर्टिकल है, इसको महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि कृषि, हमने कहा 48 वाला जो आर्टिकल है, इसमें पशु और पशुपालन से संबंधित इस प्रावधान को हटा नहीं सकते। हाँ, इसमें संशोधन करके हमने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें समझ गए होंगे। मुझे यहाँ जहाँ तक हमारा जो आगे का जो टॉपिक रहेगा ये होगा आपका भाग, सॉरी कितना है यहाँ, कितने तक था ये, 52 तक था, ठीक है, 52 तक के हम देखते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये भाग 4, भाग 1 मिनट, हाँ, हमारे यहाँ पर बाघ बहुत होती है। मैंने तो दरवाजा में कुंडी भी नहीं मारा था, आपको पता नहीं कौन दरवाजे को खटखटा गया, वहाँ अंधेरा है, तभी मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा। चलिए, ये देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे चौथा वाला जो है, ये भाग 4 में एक संशोधन हुआ है। ये कहता है कि ए मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A ये किया गया है। तो इसमें 51A, याद देखो 51 क्या है, ये आर्टिकल यहाँ देख रहे हो, 51A अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और इसकी बाद में बात करें। अब इसमें भाग 4 का ए और जो आर्टिकल है 51A,
यहाँ पर देखो, इसमें संशोधन, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया गया। देख पा रहे हो, हाँ या ना? अब ये मूल ढांचा 51 है, उसके अंतर्गत एक संशोधन करा गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। इसमें 42 जो संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत ये जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य की, मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, तो जो 1976 में ये किया गया था। और वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य आपके सामने हैं। ठीक है, ये समझिए ना। अब यहाँ से आगे हम फिर देखेंगे। ठीक है।